नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से राष्ट्र तिलक की तारीख सामने आ गई है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के शपथ समारोह की खबर सामने आ रही है। अब तैयारी पूरी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को यादगार बनाने की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह कैसा होगा, उसको एक मेगा शो बनाने की तैयारी चल रही है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पंजाब में आज मान मंत्रिमंडल का ऐलान हो गया। 10 मंत्रियों की शपथ के साथ आम लोगों के लिए खास सफर की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही भगवत मान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। भगवत मान ने 25,000 वैकेंसी की घोषणा की। बेरोजगारी पर प्रहार की बड़ी शुरुआत कैसे की गई, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चीन और अमेरिका के बीच, राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें युद्ध विराम जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। इसके ठीक उलट दोनों देशों में तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। चीन को अमेरिका ने सीधी चेतावनी दे डाली है। रूस की मदद की तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। ऐसी क्या बात हो गई जिसने दोनों बड़ी शक्तियों को आमने सामने कर दिया, तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात बन गए हैं। किसी भी वक्त पाकिस्तान की सरकार गिर सकती है और पाकिस्तान में विपक्ष के सुर मिलाने लगे हैं इमरान खान के सांसद। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा को भी इमरान खान समझा नहीं पा रहे हैं और पाकिस्तान के पीएम हाउस में इमरान खान कितने दिनों के मेहमान रह गए हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्र की आवाज में मैं सबसे पहले बात करता हूं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान का इंतजार सबको है, इसी सिलसिले में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक समीक्षा बैठक भी की है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के खास मौके पर शिरकत करने, लेकिन उनकी नजर थी विधानसभा चुनाव में और उसकी तैयारियों पर, क्योंकि अगले कुछ महीने पीएम मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का नया समीकरण लागू होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 75 साल पुराना पक्षपात खत्म हो जाएगा। इससे पहले मैदानी इलाके यानी जम्मू में जहां बसावट ज्यादा घनी है, वहां सीटें कम थी, जबकि घाटी में सीटों की संख्या
कहीं ज्यादा थी। अगर परिसीमन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह महज फासला 4 सीटों पर सिमट जाए और उत्तर प्रदेश का चुनावी रण जीतकर योगी आदित्यनाथ इतिहास तो पहले रख चुके हैं। अब 25 मार्च को वो एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्र तिलक की डेडलाइन फाइनल हो गई है और 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे और इसके गवाह बनेंगे 90,000 लोग। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की शपथ लेते देखेंगे तो तमाम आम लोग उस गौरवशाली पल के गवाह बनेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि शपथ की तारीख तो आ गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में सिपाही कौन कौन होगा इसकी खबर अभी किसी को नहीं है। लेकिन कयासों का बाजार मार्च के महीने में और ज्यादा गर्म हो गया है। भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का यूपी में सेकंड टर्म शुरू होने वाला है। सैंतीस साल पुराना मिथक तोड़कर हिंदुस्तान का इकलौता भगवाधारी मुख्यमंत्री इस बार फिर सबसे बड़े सूबे पर राज करने वाला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी में जहां देखो वहां बस एक ही नाम, महंत योगी आदित्यनाथ। जनता से ये मिला समर्थन इस बात का गवाह है कि यूपी में बस एक ही सुपर हीरो है जिसका सिक्का सूबे पर पिछले 5 सालों से चल रहा है। और तो और आगे 5 साल भी जारी रहेगा, क्योंकि महंत योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बतौर यूपी के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद अब तक शपथ की तारीखों को लेकर खूब अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब योगी के राज तिलक की तारीख आ गई है। 25 मार्च को शाम 4 बजे लखनऊ के 1 लाख दर्शक की क्षमता वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 25 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस स्टेडियम के भीतर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और इस बार का शपथ ग्रहण समारोह जो कार्यक्रम है वो भव्य होगा, कई मायनों में अलग होगा, क्योंकि नेताओं के साथ साथ नामी उद्योगपतियों और धर्माचार्यों को भी न्योता दिया गया है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। शपथ समारोह में न्योता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी। योगी मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें नए और पुराने मंत्रियों की केमिस्ट्री होगी। युवा और अनुभवी चेहरे होंगे जिनसे बीजेपी जातीय समीकरण को साधेगी, मिशन 2024 की तरफ आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर योगी कैबिनेट में 20 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं।
वो चेहरे कौन होंगे हम आपको बता देते हैं। योगी की टीम में नए चेहरे शलभमणि त्रिपाठी, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, पंकज सिंह, बेबी रानी मौर्य, संजय निषाद, आशीष सिंह पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, अदिति सिंह, अपर्णा यादव। योगी की नई टीम में कौन कौन से पुराने कद्दावर चेहरे होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। योगी की टीम में पुराने चेहरे सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक, जय प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप शाही, नीलकंठ तिवारी, सतीश महाना। इतना ही नहीं, योगी के सेकेंड टर्म में शपथ ग्रहण में 2000 वीआईपीज के अलावा आम लोगों को भी बुलाया गया है। ये वो लोग होंगे जिन्हें किसी न किसी रूप में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। यानी लाभार्थी ग्रुप। बता दें, पहली बार जब किसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है। लखनऊ समेत आसपास के जिलों के लाभार्थियों को शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया गया है, खासकर महिला लाभार्थियों को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और आज की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार आखिर कितने दिन की बची है। पंजाब में आज सीएम भगवंत मान के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 10 विधायक मंत्री बन गए। मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला किया। बेरोजगारी का मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे निजात दिलाने के लिए पंजाब सरकार ने एक महीने में 25,000 सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के सर पर जनता की उम्मीदों का बोझ है। हालांकि इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने 25,000 नौकरी देने का ऐलान कर दिया। पहली कैबिनेट मीटिंग में ऐसा फैसला काफी अच्छा माना जा रहा है। अभी आम आदमी पार्टी के सामने लंबा सफर है और उसे 5 साल का यह सफर तय करना है। जितने वादे टीम केजरीवाल ने पंजाब की जनता से किए, उन्हें पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की पूरी जिम्मेदारी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। पहले विस्तार में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला, गुरमीत सिंह मीर, लालचंद कटारुचा, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्माशंकर और हरजोत सिंह बैस शामिल हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के तुरंत बाद सीएम भगवंत मान ने पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई और अपने मंत्रियों से बातचीत के बाद एक ऐसा फैसला किया जिसका पूरे पंजाब को इंतजार था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक महीने के अंदर 25,000 सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। भर्ती की जानकारी के साथ साथ सीएम मान ने यह भी बता दिया कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी आएगी। पंजाब दी नवी बनी कैबिनेट दी पहली मीटिंग सी ते मैनूं दसदिआं तुहानूं बहुत खुशी हो रही है कि पहली मीटिंग दे विच ही असीं अपना वादा पूरा कीता है। हरे रंग दा वो पैन पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्हां दे हक च चलिया। 25,000
ਨੌਕਰੀਆਂ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ अलग-अलग अहदों पे। पंजाब में भगवंत मान सरकार से जनता को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि सूबे में बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है और जिसका असर ये दिखा कि आम आदमी पार्टी 3/4 से ज्यादा सीट जीती। कुल 117 में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। इतने बड़े जनादेश का एहसास आम आदमी पार्टी को भी है और शायद यही वजह है कि पहले ही कैबिनेट की बैठक में बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा फैसला भगवंत मान सरकार ने किया। आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं से नौकरी देने का वादा किया था, जिसके तहत 1 महीने के अंदर 25 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का दावा किया गया था। सरकार बनने के साथ ही भगवंत मान सरकार ने 25 लाख नौकरी का 1% हिस्सा जल्द भरने का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। सरकार बनने पर युवाओं के साथ साथ महिलाओं, किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलवाने का भी दावा घोषणा पत्र में किया गया था, जिस पर अभी बड़ा ऐलान होना बाकी है। पंजाब में लंबे अरसे बाद जनता ने सूबे में पूरा सियासी समीकरण बदलकर आम आदमी पार्टी के हाथ सत्ता की चाबी सौंपी है। आम आदमी पार्टी का भी वादा है कि पंजाब में दिल्ली मॉडल के जरिए कोने कोने तक विकास पहुंचाया जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार उम्मीदों के बोझ तले दबी है। हालांकि पहले ही कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से सीएम भगवंत मान ने बेरोजगारी पर नकेल कसने की कोशिश की, वो हर मायने में वेलकम डिसीजन है और यही वजह है कि हर कोई 25,000 नौकरी वाले फैसले की शान में कसीदे पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आर्थिक संकट का असर पाकिस्तान पर दिखने लगा है। बढ़ती महंगाई से पस्त पाकिस्तान में गंभीर सियासी संकट के आसार भी दिखने लगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार बस कुछ दिनों की मेहमान रह गई है, यह साफ दिखने लगा है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इमरान खान के विरोध में आवाज विपक्ष के नेता उठाते रहे, तमाम मुद्दों के साथ महंगाई का मुद्दा भी उठाते रहे। अब इमरान के अपने ही सांसद खुलकर इमरान खान का विरोध कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव की आंधी में इमरान खान सरकार को उखाड़ने का दावा भी कर रहे हैं। लोटागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चोरों को बाहर निकालो। सिंध हाउस के बाहर ये शोर शराबा बता रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी सेहत ठीक नहीं है। उनकी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बेहद पौश इलाके में इन लोगों की ऐसी हरकत आपको हैरान कर रही होगी। जानकर आप परेशान हो जाएंगे। ये लोग इमरान खान के लोग हैं। जी हां, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लोग हैं, उनके समर्थक हैं। ये पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हाथों में लाठी और लोटा लेकर लोकतंत्र की रक्षा करने निकले हैं, इमरान खान की सत्ता बचाने निकले हैं। ऐसा क्या हुआ कि हाथों में लाठी है? ऐसा क्या हुआ कि इनके हाथों में लोटा है? लोटा पाकिस्तान की सियासत में सांकेतिक रूप से दगाबाजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपमान सूचक माना जाता है। आखिरकार इमरान खान की इस दंगाई सेना ने सिंध हाउस का गेट तोड़ ही डाला। जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा। पाकिस्तान मॉडल वाले डेमोक्रेसी के इन डंडा और लोटाधारी नायकों को जेल भेजना पड़ा। शुक्र है इन लाठीधारी लोकतंत्र के लड़ाके सिंध हाउस के अंदर नहीं जा पाए।
पीएम इमरान की पार्टी के 2 दर्जन बागी सांसद इनके हत्थे नहीं चढ़े, नहीं तो फैसला यही हो जाता। बागी सांसदों को लाठी के दम पर सरकार के समर्थन वाला पाठ पढ़ा दिया जाता, इमरान सरकार को बचा लिया जाता। इमरान समर्थकों की इसी शैतानी की वजह से इमरान सरकार पर संकट बढ़ा है। इमरान के सामने अविश्वास का बड़ा संकट। विपक्ष के बाद अब अपने सांसदों ने खोला मोर्चा। सेना से भी नहीं मिल रहा साथ का भरोसा। इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू। 28 मार्च को पाकिस्तान की सियासत में बड़ा खेला हो सकता है। खान सरकार के साथ बड़ा खेला हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की आंधी में उड़ सकती है पाकिस्तान की इमरान सरकार, क्योंकि अब तक तो इमरान विरोधी शोर विपक्षी खेमे में ही सुनाई दे रहा था, लेकिन अब तो इमरान के करीब 2 दर्जन सहयोगी सांसद भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सिंध हाउस के बाहर हुआ हंगामा इसकी गवाही दे रहा है। इमरान इसके खिलाफ हैं, उनके ही सांसदों का रोष बढ़ा है। विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नियंत्रण में ये सिंध हाउस, जहां इमरान खान के 2 दर्जन बागी सांसदों ने शरण ले रखी है, और जिस तरह से इमरान खान की पार्टी के अंदर टकराव बढ़ा है, मुश्किल ही है कि इमरान सरकार विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर पाए, इमरान खान अपनी सरकार बचा पाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लगभग 100 सांसदों ने 8 मार्च को नेशनल असेंबली सचिवालय के समक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि खान के नेतृत्व वाली पीटीआई सरकार आर्थिक संकट और देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार है। विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से पाकिस्तान में सियासी भूचाल आ गया है। 28 मार्च को प्रस्ताव पर मतदान की संभावना ने सियासी भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद खराब कर दी है। सत्ता खिसकने के खतरे ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बेचैनी बढ़ा दी। इस बीच जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को सत्ता पक्ष के बागी सांसदों का साथ मिल रहा है, पाकिस्तानी संसद में पीएम इमरान का पूरा सत्ता का समीकरण ही बिगड़ने वाला है। पाकिस्तान में कुल 342 सीट है। इमरान की सहयोगी 179 सांसद, विपक्षी खेमे के पास 163 सांसद हैं। पाकिस्तानी संसद में बहुमत के आंकड़े से महज 10 सीट पीछे विपक्षी खेमा खड़ा है। ऐसे में इमरान खान के करीब 2 दर्जन यानी 24 सांसदों का साथ अगर विपक्ष को मिल जाता है, तो इमरान की हार हर हाल में होगी। इमरान खान की सत्ता हर हाल में चली जाएगी। और जिस तरह की जानकारी पाकिस्तान के अंदर खाने से आ रही है, बताया जा रहा है कि इमरान की सियासी सेहत ठीक नहीं है। इमरान खान एड़ी चोटी का दम लगाए हुए हैं, अपने नाराज सांसदों को मनाने में जुटे हुए हैं। साम दाम दन भेद सारी नीत अपना रहे हैं। खबर तो ये भी है कि इमरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की शरण में भी शीश नवा चुके हैं। नतीजे उनके पक्ष में नहीं होने की बात सामने आ रही है। बाजवा भी बचाव में नजर नहीं आ रहे हैं। बताया तो यही जा रहा है कि इमरान को सत्ता में लाने के लिए अतिरिक्त संख्या बल की व्यवस्था सेना प्रमुख बाजवा ने ही की थी। मतलब बाजवा का विश्वास खोना इमरान के लिए हर हाल में हानिकारक है। अब देखना दिलचस्प होगा इमरान खान पाकिस्तान पीएम हाउस में और कितने दिनों के मेहमान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। आज 24वां दिन है। युद्ध विराम के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात पर
पूरी दुनिया की नजरें हैं। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत से युद्ध विराम की उम्मीद जागी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन ने रूस के मान की बात की तो अमेरिका भड़क गया, गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी तक दे डाली। रूस ने भी पलटवार किया और कह दिया अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया तो तय है कि परमाणु युद्ध होगा। चौबीस घंटे वाला युद्ध 24 दिन से जारी। अब आने वाली है वर्ल्ड वॉर की बारी। परमाणु युद्ध का परिणाम महाविनाश। रूस अमेरिका टकराए तो तय सर्वनाश। 24 दिनों से रूस लगातार यूक्रेन पर अपने घातक हथियारों से हमला कर रहा है। बम बारूद और मिसाइलों की चोट से यूक्रेन के शहर दर शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। यूक्रेन में होती तबाही और रूस के हमले ने दुनिया को दो फाड़ में बांट दिया। नाटो देश जहां यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो वहीं चीन के साथ खुलकर बेलारूस खड़ा है। चीन जिस तरह से हर मंच पर रूस के हमलों का साथ देता आया, उसे संप्रभुता की लड़ाई करार देता रहा है। इस पर अमेरिका ने सख्त रुख दिखाया। अमेरिका ने साफ लहजे में चीन को जिताया और कहा कि अगर वो ऐसे ही रूस का समर्थन करता रहा तो चीन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने चीन को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वो यदि रूस के समर्थन में किसी भी प्रकार से आए तो उन्हें भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उनका मतलब बिल्कुल साफ है, वो नहीं चाहते कि कोई भी चाइना का लिया हुआ इस प्रकार का कदम रूस की कोई मदद करे, जिससे कि रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उन प्रतिबंधों के प्रभाव पर विपरीत असर हो। क्योंकि रूस को इकोनॉमिक वॉर फ्रंट में इसी प्रकार से दबाया जा रहा है जिससे कि रूस रिलेंट करे और यूक्रेन में अपने स्टांस में या अपनी सोच में थोड़ा लचीलापन लाए और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान पाया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉल पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चली बातचीत यूक्रेन में रूस के हमले पर केंद्रित रही। बाइडेन और जिनपिंग की बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूस की ओर से यूक्रेन में क्रूर कार्रवाई जारी है। ऐसे में चीन की ओर से रूस को प्रत्यक्ष समर्थन देने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जो न केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चीन के संबंधों बल्कि दुनिया पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। इस बातचीत में बाइडेन ने यूक्रेन की ताजा स्थिति के आकलन और यूक्रेन संकट पर समाधान के लिए अपने समर्थन के बारे में बताया। बाइडेन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की एकता, नाटो पर चर्चा की, साथ ही रूस के आक्रमण की निंदा और यूक्रेन का समर्थन किया। रूस के समर्थन पर अमेरिका ने चीन को घेरा है, तो वहीं रूस को भी बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध में एंटर करता है तो इसका जो खामियाजा दुनिया चुकाएगी उसके लिए रूस जिम्मेदार होगा, पुतिन कसूरवार होंगे। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। दुनिया 2 परमाणु शक्ति का टकराव हरगिज नहीं चाहेगी। रूस अमेरिका में जंग दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि ये युद्ध जो है परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। उसकी बनाने की 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि उनको लग रहा है कि रूस जो है अब इसके बाद भी कुछ अपनी हरकत कर सकता है और किसी नाटो देश के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ 2 दिन पहले उन्होंने पोलैंड के पास 25 किलोमीटर पास एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने वायु हमला किया
और उसको तबाह कर दिया। तो ये उनको लगता है कि ये शायद इसका आयाम बढ़े, इसका कैनवस का साइज बढ़े और ये युद्ध अधिक सेनाएं इसमें शामिल हो और ये विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हो जाए। हालांकि अपने इसी बयान में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि यूक्रेन में युद्ध के लिए फिलहाल अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेज रहा। इधर अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी और धमकियों से बेपरवाह पतन के प्रहार यूक्रेन पर जारी हैं। पश्चिमी यूक्रेन में रूस ने बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल कर तबाही मचाई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे जेलेंस्की की मंशा यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने की है, साथ ही दुनिया को रूस के खिलाफ खड़े करने की। लेकिन रूस ने एक बार फिर दोहराया, अगर नाटो देश या कोई ऐसा करेगा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। रूस ने कहा, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन कोई घोषित नहीं कर सकता। अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया तो इसका मतलब रूस के खिलाफ युद्ध होगा। ये कहा गया है कि यदि नो फ्लाई जोन घोषित किया गया यूक्रेन को तो ये परमाणु युद्ध की तरफ अपने आप को लेके जाएगा। उसकी वजह है, हमें समझना चाहिए कि नो फ्लाई जोन का असल मतलब क्या होता है। नो फ्लाई जोन का मतलब यह होता है कि जिस क्षेत्र को आपने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर घोषित किया है उस क्षेत्र में कुछ किस्म के वायु उस हरकत नहीं कर सकते। कोई भी युद्धक विमान वहां नहीं आ सकता, कोई भी विमान जो युद्ध सामग्री लेके चल रहा है वो वहां नहीं आ सकता, कोई भी बम वर्षक वहां नहीं आ सकता, कोई भी हेलीकॉप्टर जो कि हमले में इस्तेमाल हो सकता है वो वहां नहीं आ सकता, और कोई भी वो विमान जो कि युद्धक सामग्री सेना के जवानों को या किसी प्रकार के सेना को युद्ध को प्रभावित करने वाले साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। यूक्रेन युद्ध पर लगातार महाशक्तियों की ओर से आ रही धमकियों के बीच कूटनीतिक कवायद भी तेजी से जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। मैक्रों ने यूक्रेन के मारियोपोल की स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की। वहीं G7 नेता 24 मार्च को ब्रसेल्स में यूक्रेन पर रूस के हमलों को लेकर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर टिकी है। युद्ध थम भी जाए, सभी यही चाहते हैं। हर दिन सामने आने वाली खबर युद्ध लगातार खत्म करने के संकेत देती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वारजोन में एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। रूस और यूक्रेन एक बार फिर से नौ मानवीय गलियारा बनाने पर पूरी तरीके से सहमत हो गया है, जिसके जरिए युद्ध में फंसे लोगों को निकाला जा सकेगा। ये कॉरिडोर मारियोपोल, सूमी, लेव्डिन, कोनोटोप, वेलका जैसे तमाम इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए मददगार साबित होंगे। इस अच्छी खबर के साथ कई सारी बुरी खबरें भी यूक्रेन से आ रही है। शनिवार को रूस ने माना कि उसने सैनिकों के पश्चिमी यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन का हथियारों से भरा अंडरग्राउंड स्टेशन भी तबाह कर दिया गया है। रूसी सेना के निशाने पर कीव बना हुआ है और राजधानी कीव पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। रूसी मिसाइलों ने आज यूक्रेन पर फिर से निशाना साधा है। लीव शहर पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के कारखाने पर एक के बाद एक 6 मिसाइलें दागी रही हैं। इनमें से 2 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। इस हमले में एक कारखाने को तबाह करने की खबर भी मिली है। मारियोपोल शहर के केंद्र तक लड़ाई पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। मारियोपोल के मेयर वेदिम ने बताया कि लड़ाई शहर के केंद्र तक पहुंच गई है। रूसी सेना आज बहुत ज्यादा सक्रिय रही है। टैंकों और मशीन गनों से लड़ाई लगातार जारी है और सब लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। मारियोपोल में 80% से अधिक इमारतें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक यूक्रेन ने अस्थायी रूप से आजोव सागर तक अपनी पहुंच खो दी है। रूसी सेना प्रमुख बंदरगाह मारियोपोल के आसपास अपनी पूरी पकड़ मजबूत कर चुकी है। तो यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया कि रूसी हमले में अब तक
112 मासूमों की जान जा चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध की भयानक हालात के बीच हौसला बढ़ाने वाली यह खबर सामने आई है कि यूक्रेन के गृह मंत्रालय की ओर से 98 वर्षीय बुजुर्ग महिला ओल्दा के बारे में बताया गया है। ओल्हा ने रूस के खिलाफ सेना में भर्ती की इच्छा जाहिर की है। ओल्हा पुरानी योद्धा रही हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। हालांकि उनकी जानकारी और उनकी उम्र को देखते हुए सेना में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। 98 साल की ओल्हा के बारे में जिसने भी सुना उसने उनके हौसले को सलाम किया है। तो यह युद्ध की तस्वीर है। हर कोई शख्स यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ना चाहता है और जंग हौसले से, हिम्मत से लड़ी जाती है। जंग आमने सामने से लड़ी जाती है और यही हौसला यूक्रेन को लगातार आगे रख रहा है। तो यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।